वो 2007 का साल था। सारे विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। पूरे विश्व की सरकारें अपने अपने देशों में अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत हो या कोई और दूसरी छोटी सरकार। पूरे विश्व के जितने भी सत्तारूढ़ गवर्नमेंट्स थे, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए गठजोड़ कर रहे थे। एक अस्थिरता सी आ गई थी पूरे के पूरे समाज में। ये हुआ कि किसी न किसी तरीके से अगर ये आर्थिक मंदी ख़त्म नहीं हुई तो विश्व में हो सकता है धीरे धीरे एक क्राइसिस का माहौल बन जाए और हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी हम बढ़ने लगे। ये 2007 का जो साल था वो हर देशों में एक अलग अलग किस्म की क्रांति लेकर आ रहा था। कभी पैसों के क्षेत्र में क्रांति आ रही थी, कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ रही थी, कभी जॉब की स्टेटस में क्रांति आ रही थी, कहीं कहीं तो वेपन्स यानी कि जो असलहागार होते हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें भी क्रांति आ रही थी। जो साइंटिस्ट थे, जो इनोवेटर्स थे, वो अपने अपने कार्य को बखूबी निभा रहे थे। धीरे 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 2007 का साल ख़त्म होने को आया और कहीं से एक छोटी सी खुशी की किरण नज़र आई। वो किरण आई किसी एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति को आज तक कोई नहीं पहचान पा रहा। कहते हैं कि उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी फिनेंशियल सिस्टम का इजाद किया था। अब वो फिनेंशियल सिस्टम इस तरीके से इन्होंने इजाद किया था कि उससे उस वक्त की जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टियां थी या जितनी भी गवर्नमेंट्स थे, जितनी भी देश के सरकारें थी, वो सारी की सारी सरकारों के ऊपर एक न एक दिन एक तलवार लटकने वाली थी और वो चीज़ उन्हें पहले दिन से ही पता थी। आप किसी सरकार के साथ थोड़ी सी आंख मिचौली करके देखो, आप हार जाओगे। ये उस व्यक्ति की दूरदर्शिता ही थी कि उसने उस सिस्टम का इजाद करने के बाद में अपने आप को इस पूरे भूलोक में छुपा के रख दिया। आज भी उस व्यक्ति को लोग ढूंढ रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन था वो व्यक्ति जिसने इस चीज़ को बनाया, इस सिस्टम को बनाया। कई लोगों ने अपने अपने क्लेम्स लगाए, बोले कि हाँ ये व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन आज तक कोई भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के तरफ से 100% प्रामाणिकता नहीं ला पाए या पेश नहीं कर पाए। 2007 का साल बीता। 2008 में उस व्यक्ति ने अपने इस पूरे सिस्टम को इंटरनेट की जगत से जुड़वा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसका नाम लोगों के अनुसार नाम है सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो ने एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया, एक ऐसे एल्गोरिथम का इजाद किया जिससे पूरी दुनिया में एक तहलका सा मच गया। इस क्रिप्टो करेंसी से आने से पहले पूरे जगत में
एक अलग ही सिस्टम चला करता था, एक पैरेलल सिस्टम चला करता था, जिसे उस पर्टिकुलर सरकार की जो गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, जैसे कि वित्तीय संस्थाओं को गवर्न करने वाली जो बॉडीज़ हुआ करती थी, जैसे हमारे भारत में आरबीआई है, पूरा का पूरा पैसों का खेल आरबीआई संभाला करता था। फाइनेंशियल संस्थाओं को आरबीआई गवर्न किया करता था। सरकार का उस पूरे आरबीआई इंस्टीट्यूट के ऊपर एक आधिपत्य था और कंट्रोल बना रहता था। सरकार अपनी कई नीतियां लेकर आती थी और कभी कभी उन नीतियों को वो निकाल भी देते थे, बना भी देते थे, बिगाड़ भी देते थे। तो कंट्रोल पूरा का पूरा सरकार का उस आरबीआई के वित्तीय सिस्टम के ऊपर आज भी बना हुआ है। लेकिन सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जिसमें सरकार को बगल में दरकिनार कर दिया। जी हाँ, सरकार का कोई भी कनेक्शन इस फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं था। मैं आज सातोशी नाकामोटो के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ आया। मैं राज कपूर सिंह यहाँ दिल्ली से सातोशी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बताना। ये 2007 में शुरुआत हुई। इसे हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया की शुरुआत हुई। पहले क्रिप्टो की दुनिया कुछ ऐसी खास थी नहीं, या कहो वो था ही नहीं। जैसे कि उसका आविष्कार 2007 में शुरू हुआ। लोगों को ये भ्रांति है कि 2007 में नहीं, ये 2009 में शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये 2007 में इसकी नींव पड़ी थी और लोग इस पे काम करना शुरू किए थे। पूरी तरीके से तैयार होके ये 2009 में अपने पूरे रूप में ये इस पूरे विश्व में फैलना शुरू किया। 2009 इसके लिए एक शुरुआती पायदान था। सातोशी नाकामोटो को ये चीज़ पहले से ही पता था कि अगर मैं सरकार के साथ ज़रा सी भी छेड़खानी करूँगा, क्योंकि ये सिस्टम सरकार के विपरीत है, इस पूरे खेल में, इस पूरे जंजाल में उन्होंने एक चीज़ देखा कि अगर इस सिस्टम के ऊपर किसी का कंट्रोल होगा तो ये सिस्टम नहीं बन पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज किया, यानी कि किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य उसके ऊपर नहीं होगा, ना ही किसी का कंट्रोल होगा, ना ही किसी का 100% कंट्रोल होगा। जिसके पास जितना होगा उसका कंट्रोल उसी पर होगा। किसी दूसरे के पैसे पे किसी तीसरे का अधिकार नहीं होगा। ये विचारधारा के साथ में जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एल्गोरिथम बनाना शुरू किया, जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर काम किया, तब उन्होंने ये देखा कि अगर इसे ब्लॉकचेन के साथ में जोड़ दिया जाए तो ये पहली बात तो प्राइवेसी के साथ में भी खिलवाड़ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी भी होगा हर ट्रांजैक्शन में। सेकंड, बिचौलियों को पैसे जाने बंद हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरर हो या कंज्यूमर हो, आपस में डायरेक्टली आदान प्रदान कर पाएंगे। किसी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। यानी कि ये जो टैक्स वाला सिस्टम है, वो टैक्स वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो ये भी जानते थे कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी की शुरुआत होगी। यहीं पर इस पूरे खेल जगत की शुरुआत हुई और मामला धीरे धीरे पूरे देश विदेश फैलता गया। अमेरिका ने सबसे पहले इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया और कहा कि नहीं, हमारे सिस्टम के तहत ये काम नहीं करता, इसलिए हम इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं।
रूस ने भी वही किया, चाइना ने भी वही किया। शुरुआती दौर में सारे के सारे देशों ने यही काम किया। जब सातोशी ने ये काम शुरू करवाया तो लोगों ने एक्सचेंज बनाए, क्रिप्टो के एक्सचेंज बने, बहुत पुराने पुराने एक्सचेंज बने, जिसमें काफ़ी नाम जुड़े हुए हैं। पोलोनिक्स है आपका आजकल का सबसे ज़्यादा और चलने वाला एक्सचेंज, बाइनेंस है, साइबेरियम है आपका, पकड़ लो, हॉटबिट है, भारत के अंदर चलने वाला सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक्सचेंज है, वजीरक्स है। इन सारे एक्सचेंजों ने बिटकॉइन के साथ में बिटकॉइन को हर साल हर दिन उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते चले गए। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों का एडाप्शन बढ़ता गया, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, जिसके तहत 100 रुपये अगर मुझे किसी को देना है तो मैं उसे पूरे का पूरा 100 रुपये दे रहा हूँ और मुझे उसके ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसने किसको कितना कहाँ दिया या किसने कहाँ से लिया। सरकार को ये बात पसंद नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि अगर सभी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करना शुरू करते हैं या उसी के थ्रू लेन देन करना शुरू कर देते हैं, तो सरकार को ये नहीं पता चलता कि हम ये क्रिप्टो करेंसी किसने किससे लिया, किसने किसको दिया, तो वो अपना टैक्स सिस्टम उस करेंसी पे लगा नहीं पाएगा। और अगर सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो देश सरकार नहीं चला पाएगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे को टैकल करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया है। हमारे भारत में नीति आयोग ने भी इसके ऊपर काम किया है। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है। सारे एक्सचेंज जो भारत के हैं या दूसरे देशों के हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका नहीं निकल पा रहा है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगाएं। अब अगर हमारे अकाउंटेंसी या हमारे टैक्सेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्लासेस को हमने एक अलग अलग टैक्स सिस्टम में बांट रखा है। सर्विस क्लास को हमने 10% टैक्स लिया है, 20% टैक्स लिया है। बिजनेस क्लास को हमने 20%, 30%, 40% तक का टैक्स स्लैब रखा है। कंपनीज़ के टैक्सेस अलग है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो अलग है। अलग अलग किस्म के टैक्सेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास में। अब इन टैक्स सिस्टम्स के अंदर बिटकॉइन को या कहो क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से फिक्स किया जाए या फिट किया जाए। अगर हम इसके ऊपर टैक्स सिस्टम लगाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की जो मेन रिक्वायरमेंट या कहो जो मेन सिस्टम का जो कोर था, वो कोर की जो फीचर थी, वो फीचर ख़त्म हो जाता है। फिर आखिर में सभी लोग जिस तरीके से रुपीज़ के साथ में टैक्सेशन सिस्टम कर रहे हैं उसी तरीके से बीटीसी में भी करेंगे, इथेरियम में भी करेंगे, सारे क्रिप्टो करेंसीज में भी वही हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज को जब नाकामोटो ने पहला शुरुआत दिया तो पहले ही दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें करना क्या है। यही मेन कारण रहा कि अगर वो आज लोगों के सामने होते तो हो सकता है सरकार उनके इस कैलीग्राफिक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर से करवा के या उसमें कुछ एक ऐसा ऑप्शंस डलवा के इसे भी पारित कर दिया जाता। बट भगवान का शुक्र है वो अभी अवेलेबल नहीं है या वो नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए। अगर मैं ये कहूँ कि इथेरियम या इथेरियम के बेस्ड जो टोकन्स है वो टोकन्स जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हम स्क्रैच से बनाते हैं कि कौन सा टोकन किस तरीके का काम करेगा,
अगर एक डेवलपर चाहे तो वो उस टोकन में टैक्सेशन सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। आज काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट बिटकॉइन जैसा क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से ना ही इथेरियम ही बन पाएगा कभी, ना ही ट्रोन कभी बन पाएगा, ना ही दूसरा कोई बिनांस बन पाएगा। ऐसा कोई नहीं बन पाएगा। बिटकॉइन की एक अलग कैटेगरी है। इथेरियम, बाइनांस या बाकी जो कॉइन्स या टोकन्स बने हुए उनकी एक अलग कैटेगरी है। एक कंसोलिडेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन मार्केट में आगे चल के और भी बहुत ज़्यादा रूल करेगा। एक 50 पैसे की बिटकॉइन की खरीद का जो अमाउंट था सन 2009 में, आज वो 35 से 40 लाख के बीच में चल रहा है। और धीरे धीरे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 50 लाख या 60 लाख के करीब वापस से पहुंच जाएगा। बीच में ये पहुंच भी गया था। एक बिटकॉइन 1 करोड़ का, वो दिन दूर नहीं। तो मैं यहीं पे शांत करूँगा अपने आप को, और सातोशी जी को हम अपने तहे दिल से सलाम करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो आज भी अपने इस कार्य को सलामत रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।